जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल GS2 गवर्नेंस आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पर्टेनिंग टू योर HPAS अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट हैज बीन अ watershed in ensuring transparency and accountable governance. Transparent and accountable governance. However, political parties have eluded coming under its ambit. Critically analyze, that is 8 marks 120 words. तो यहाँ पे पहली बात तो आपके पास कीवर्ड क्या है कि भाई आरटीआई के रिगार्डिंग बात हो रही है, लेकिन आरटीआई के साथ संबंध किस चीज का है? पॉलिटिकल पार्टीज का। जो क्वेश्चन कह रहा है कि दे हैव एल्यूडेड और दे हैव इवेडेड कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, then the directive becomes critically analyzed. So you need to give you need to take a balanced view. आपको arguments दोनों तरफ से present करने पड़ेंगे, and then you have to take a stand. You need to take a stand as to which particular side of the argument you are supporting and why you are supporting that argument. ठीक है, सो दैट इज द नीड ऑफ द डायरेक्टिव वर्ड्स जो आपका क्रिटिकली एनालाइज है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंगली बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको जो है हम बिल्ड करेंगे। देखिए हमारा इन सेशंस को कंडक्ट करने के पीछे रीजन ये जो मोटिव है वो ये नहीं है कि आपको हम आंसर सीधे सीधे प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको साथ में हम वी ट्राई टू मेक यू लर्न हाउ टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। कैसे सोचना है, अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है या कोई पर्टिकुलर डायरेक्टिव वर्ड के अकॉर्डिंग आंसर बिल्ड करना है, तो वही कोशिश रहेगी इस हमारे पूरे सेशन में। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रो बाय बेसिकली गिविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरटीआई एक्ट के है क्या, आरटीआई एक्ट कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रजीम है किस चीज के लिए? राइट टू इंफॉर्मेशन को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटीज हैं, दे कंसर्न दे वील्ड ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर, और उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही फिक्स करना जरूरी है। किसकी? हर एक पब्लिक अथॉरिटी की। पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा मेंशन करना, क्योंकि बेसिकली जो पूरा का पूरा डिबेट या क्वेश्चन मार्क है वो इसी के ऊपर है कि क्या ये पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं या नहीं आती। ठीक है, इसी के अराउंड हम बिल्ड करेंगे। देन यू कैन इन द बॉडी यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ ओपनिंग कि अगर मान लो 20 मार्कर में पूछना है ऐसा सवाल, तो कि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेटोस लोगों का रूल है, तो इसीलिए सिटीजनरी तक ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन की होना जरूरी है, कि ये वाइटल है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। दे कैन नॉट deny that they aren't a part of a democratic setup, the electoral setup of which they are a part and parcel, right? तो फिर इनके लिए ये एनालाइज करना जरूरी हो जाता है कि इनको इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, जो भी करना है उसके लिए हमारे पास एक हेल्दी डिबेट तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। देन यू कैन से कि भाई सेक्शन 2H जो है आरटीआई एक्ट का, वो बोलता है पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है। कि हमारे पास मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो बचना चाहती हैं इस चीज से कि वो आरटीआई में कवर हो, आरटीआई के एम्बिट में आए। तो हम बोलेंगे देखो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बॉडी बनी है, किसी पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ से बनी है, या फिर अगर मान लो इट इज सब्सटैंशियली फंडेड और फाइनेंस्ड, पैसा जो है वो सरकार या सरकारी खजाने से, पब्लिक मनी से ऑपरेट कर रही है, पब्लिक मनी से जो है उनके एक्सपेंडिचर्स को फंड किया जा रहा है, then also they will be construed to be a public authority as per the RTI Act. ठीक है, फिर अब देखो, अब now we'll move towards building the both sides of the argument, that what are the arguments which political parties give जब वो बोलती है कि हम आरटीआई में आने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि व्हाई दे आर वेरी मच अ पब्लिक अथॉरिटी, राइट? So then you can have certain arguments from, or you can say arguments against the inclusion of political parties under the RTI Act. तो पहला जिसको अभी चीफ जस्टिस ने भी थोड़ी कह लो अहमियत दे दी कि भाई पब्लिक अथॉरिटी जो है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, दैट इज दे हैव चैलेंज्ड द CIC, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स व्यू, दैट इज डिक्लेरेशन जो है इनके द्वारा करनी जरूरी नहीं है, ये वॉलंटरी बेसिस पे इनका गठन किया गया है, एंड दे आर आल्सो नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज, हेंस देयर पब्लिक एंगेजमेंट ये बोलते हैं इज बाय चॉइस and is not by the law. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड, इसी तरफ आप आर्गुमेंट कोट कर सकते हो कि भाई ये बोलते हैं कि अगर आप हमें पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करके आरटीआई में लेके आते हो तो हमारी इंटरनल
जो फंक्शनिंग है दैट कैन बी जेपार्डाइज्ड। कैसे कि इंटरनल डिस्कशन जो है कोई जो है हमसे मांग सकता है, और उस चीज को जो है चीफ जस्टिस ने भी कुछ हद तक कह लो एक्सेप्ट किया जब उन्होंने ओरली ऑब्जर्व किया that you know that political parties may have a point when they fear their accountability under RTI may stretch to even disclosure of internal discussions why they chose a particular candidate, जो कि इनकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग को कह सकते हैं कहीं ना कहीं डैमेज करेगा या फिर इट कैन जेपरडाइज देयर फंक्शनिंग। थर्ड बोला जा सकता है कि भाई पार्टीज कह रही है कि ऑलरेडी हमारी जो डोमेन में पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आपको अलग से आरटीआई में क्या ही जानना है हमारे बारे में, कि मेजर फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ऑलरेडी पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। डोनर लिस्ट, पब्लिक एफिडेविट्स अबाउट कैंडिडेट्स आर पब्लिकली एक्सेसिबल। तो आरटीआई के तहत आप हमसे एक्स्ट्रा क्या ही एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो। So that is arguments which are against the inclusion of political parties in the right to information. Then moving on to the subsequent part, wherein you can argue from the other side, you can give the arguments in favor of inclusion of political parties. तो यहाँ पे आप सबसे पहला फंडिंग का आर्गुमेंट लेके आ सकते हो कि भाई दे आर सब्सटैंशियली फाइनेंस, ठीक है। खासकर जो हमारी रिकग्नाइज्ड जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको ईसीआई ने नेशनल पार्टीज का दर्जा दे रखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। सो दे हैव substantially funding from the government, they are given great you can say concessions, इनको फ्री एयर टाइम दिया जाता है टेलीविजन पे भी और AIR पे भी, ऑल इंडिया रेडियो पे भी। देन इनको जो है कुछ और भी लेवरेजेस और भी कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, which are all the expense is borne by the public money or the public exchequer, ठीक है। तो सरकारी खर्चा मतलब पब्लिक पैसे पे वो सारा खर्चा हो रहा है। देन पब्लिक कैरेक्टर है इनका, बिल्कुल ये कैसे डिनाई किया जा सकता है कि दे आर द क्रिटिकलिटी ऑफ रोल बीइंग प्लेड इन आवर डेमोक्रेटिक सेटअप। क्यों भाई, अल्टीमेटली इन्हीं से तो लोग जो है चुन के सरकार भेज रहे हैं, ठीक है, और ये वैसी ही ड्यूटीज परफॉर्म कर रही है, तो इनका कैरेक्टर कैसा है, पब्लिक कैरेक्टर। फर्दर आप बोल सकते हो कि देखो सिंस करेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, हम बोल सकते हैं इज द करेंसी ऑफ ट्रस्ट। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या है, एक स्टैंड लेना, और स्टैंड हम ये ले सकते हैं which is a very neutral stand, you can say neutral मतलब which is a very unbiased stand, कि भाई यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि जहां पे तो कोई अगर ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है that can be exempted, और वैसे भी हमारे पास सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट का, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट करने से, वैसे भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से एग्जेम्प्ट ऑलरेडी करता है। And the political parties can also use those provisions under section 8 of the RTI Act. पर हाँ, बाकी चीजें जो हैं उनको रिवील करना चाहिए और इनको पब्लिक अथॉरिटी बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर गिवन बाय द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफिस, CIC ने जो बात जो है कही थी कि हाँ दे आर वेरी मच अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द डेफिनेशन ऑफ द RTI Act, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन टेक अ स्टैंड एंड कंक्लूड द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ फोरम शॉपिंग। अब ये जो है थोड़ा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आई डोंट नो वेदर आपने सुना है या पढ़ा है इसके बारे में, बट अगेन देयर वाज क्वाइट अ न्यूज अबाउट फोरम शॉपिंग। तो 4 मार्कर है, स्ट्रेट अवे आ जाएंगे कि होता क्या है। इस प्रैक्टिस के बारे में आप बता सकते हैं इंट्रो में, इफ यू वांट टू गिव अ 2 लाइन इंट्रो, कि भाई जब जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डेलिबरेटली मूव देयर केस टू अ पर्टिकुलर जज और अ पर्टिकुलर कोर्ट, जहां से उनको लगता है कि उनको एक फेवरेबल जजमेंट या फिर अपने फेवर में जजमेंट लेना आसान रहेगा, ठीक है। तो फोरम शॉपिंग का मतलब बेसिकली ये हुआ, आप पिक एंड चूज कर रहे हो अपने हिसाब से जजेस के बेंचेस को या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्ट को, जहां से आप चाह रहे हो एक फेवरेबल आउटकम लेना। तो वेबस्टर्स डिक्शनरी डिफाइन करता है फोरम शॉपिंग को एज अ प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग द कोर्ट इन विच to bring an action from among those courts that could properly exercise jurisdiction based on determination of which court is likely to provide the most favorable outcome, ठीक है। एंड वकील सोचते क्या है, they think about which is the right forum to approach as part of their litigation strategy, which is absolutely unacceptable. So for example, one could directly approach the Supreme Court via a PIL, public interest litigation, instead of concerned High Court because the issue could get more eyeballs. मतलब कि यहाँ पे ज्यादा आपको मीडिया ग्लेयर मिलेगा, मुद्दा आप उठा सकते हो मीडिया के अंदर,
ज्यादा आपको अटेंशन मिलेगा एंड आपको लगता है कि आपका मुद्दा जो है उसमें आपको फेवरेबल आउटकम मिल जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि इसमें सर प्रॉब्लम क्या है। भाई इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी पार्शल किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ भी टिल्टेड या फिर किसी की तरफ झुका हुआ इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, जो पार्टी ऐसा फोरम शॉपिंग वाले टैक्टिक्स यूज कर रही है वो जस्टिस को एक तरफ टिल्ट कर रही है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ फेयर आउटकम और दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ फेयर वर्डिक्ट यू कैन से। ठीक है, तो जैसे आपको ये कार्टून या इन्फोग्राफिक दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है एक शॉपिंग कार्ट लेके यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोर्ट ए, कोर्ट बी या कोर्ट सी, कौन से कोर्ट को चूज करूं। ठीक है, सो दैट इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो देन फाइनली यू कैन जस्ट मेक एन आर्ग्यूमेंट कि जस्टिस डिस्पेंसेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है अगर हमें लोगों का ट्रस्ट जो है उसको मेंटेन करके रखना है जुडिशरी में, एंड साथ ही साथ जो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाले एस्पेक्ट्स हैं खास तौर से जुडिशियल साइड पे, उनको अगर अपहोल्ड करना है। तो hence practices like forum shopping, they can be which can lean the system in the favor of few, जो ऐसी कह लो वकीलों को अफोर्ड कर सकते हैं जहां पे they can approach a court and they can get a favorable outcome। इस ऐसी चीजों को हमें स्ट्रांगली खत्म करना चाहिए हमेशा के लिए, once and for all। ठीक है, so that is the practice of forum shopping। चलिए, let's move to the third question। What are the challenges in the implementation of the Digital India Act 2023? So this pertains to your topic of the syllabus that is called e-governance। and e-governance में हम जो reforms करते रहते हैं जिसमें एक बहुत क्रूशियल रिफॉर्म है जो है डिजिटल इंडिया एक्ट, which is going to be which has replaced basically the Information Technology Act, IT Act of 2000। ठीक है, so you can open up that DIA, Digital India Act। DIA क्या है? is a proactive approach to regulate and shape the nation's digital future, crucial step toward ensuring a secure, accountable and innovative digital future for India। that is the opening you can give। ठीक है, introduction में। then challenges में आपके पास ये कुछ 5-6 पॉइंट जो हैं वो आप लिस्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट आउट चैलेंजेस के बारे में बात की है in the implementation of the Digital India Act 2023। So while its introduction जो है एक अच्छा step है बिल्कुल towards addressing the challenges of digital age, there are certain aspects that warrant a critical evaluation, जैसे कि potential impact on innovation, ease of doing business, साथ ही साथ stricter regulations particularly in emerging technologies, ये जो हैं ना चाहते हुए भी entrepreneurial initiatives को stifle कर सकती हैं, foreign investments को जो है decrease कर सकती हैं। Then you can say कि भाई this review of the safe harbor principle जो है वो भी चाहिए हमें, which shields online platforms from liability for user generated content that could lead to a more cautious approach among these platforms, possibly impinging upon freedom of expression या FOSC, freedom of speech and expression। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे हमें we have to balance it out। कैसे balance it out? मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो ये सेफ हार्बर वाला प्रिंसिपल है जिसके अगेंस्ट बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई सिर्फ आप होस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर एन इंटरमीडियरी एंड यू आल्सो मस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बट उस जिम्मेदारी को कैसे आप उनके ऊपर जो है इंपोज कर रहे हो या उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल आप ठहरा रहे हो या कैसे आप उनको यू मेकिंग देम मोर रिस्पॉन्सिबल इज ऑल्सो क्रूशियल। डायरेक्टली आप उनको जो है यू कैन नॉट जस्ट मेक देम go away or just make them feel that they are no more welcome to do business in India। that is going to adversely impact both freedom of speech and expression and also their presence in the country। then furthermore DIA's success also is hinges on effective enforcement which will require substantial resources जो पहले ही कम है हमारे पास, expertise which is also limited, and critically the digital infrastructure which I can say is still in the building stage, which is still a work in progress। तो भाई इसको जो है दुरुस्त करना, इसको और आगे बढ़ाना जरूरी रहेगा, तभी डीआईए की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकती है देश में। देन द बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल जायंट्स व्हाइल इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस राइट्स पोजेस अ वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज। कि आपको दो तरफ से, एक तो सिटीजंस का जो राइट्स है उनके भी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी है, एंड साथ ही साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या फिर टेक जायंट्स के जो राइट्स हैं उनको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो
you can just conclude on the note that intention जो है DIA के पीछे is certainly it is laudable, it is which must be appreciated, and the legislation will be revamping India's technology sector regulations. But इसके साथ साथ this is a progressive move. Implementation and potential repercussions warrant a vigilant monitoring कि हमें इसको review करते रहना पड़ेगा, and adaptability to avoid any kind of unintended consequences जो हमारे EODB या फिर कह लो ease of living या ease of doing business किसी भी तरीके से जो है hamper ना करें चीजों को, ठीक है. So that is how you can just conclude it. देखो, this is a very hot burning issue. This has remained in the news and e-governance वाले initiatives के ऊपर directly इसका impact हो सकता है, तो इसके बारे में एक बार जरूर जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है. So you know where to get the PDF from and we'll share the PDF also with you. तो ठीक है, चलिए आज का सेशन जो है क्लोज करते हैं. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड इफ दैट इज द केस प्लीज बिफोर गोइंग अवे डू हिट दैट लाइक बटन. चलिए, सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. जय हिमाचल. जय भारत.